नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र पे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और भाजपा के नेता और मंत्री एक तरफ जहां अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा तंज कसा है, निशाना साधा है। नागरिकों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है मोदी सरकार और मरहम की बजाय घाव दे रही है, ऐसा लग रहा है। ऐसा कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बयान को जारी किया है और बेबस लोग, बेरहम सरकार, इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप सरकार पर लगाए गए हैं। 6 साल की 6 भ्रांतियां उन्होंने इस लेटर में गिनवाई हैं, जिसमें विकास बनाम मोदीनोमिक्स और सबका साथ सबका विकास बनाम मित्रों का साथ भाजपा का विकास, प्रधान सेवक को निरंकुश तानाशाह बताया है और किसान से छल करने की बात भी कही गई है। अच्छे दिन और सच्चे दिन की बात इसमें कही गई है। मजबूत नेतृत्व को बेतुके निर्णयों के साथ इसमें तुलना की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार जब केंद्र में बनी तो केंद्र में दूसरे कार्यकाल को लेकर के, क्योंकि 6 साल मोदी सरकार को हो गए हैं केंद्र में, तो इसी को लेकर के तंज कसा गया है और 6 भ्रांतियां कांग्रेस की तरफ से गिनवाई गई है। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला गया है और इसमें साफ तौर पर कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही नागरिकों के खिलाफ युद्ध लड़ रही हो केंद्र सरकार और मरहम की बजाय घाव दे रही हो, और इसी वजह से पीड़ा सहने को मजबूर हैं हमारे देश के नागरिक। ऐसा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है कांग्रेस? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से सरकार ने जो लॉकडाउन के अंदर कार्य किया है उसी को लेकर राहुल गांधी ने लगातार हमला करते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे आप जिस तरीके से हमला कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन को चलते अब उन्हें, कांग्रेस को ये भी पता है कि हाँ, अब 5वां लॉकडाउन लगाया जाएगा और कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर के लिए जो सरकार ने कार्य किए हैं वो कहीं ना कहीं विफल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है और वो मुद्दे को हाथ से जाना नहीं देना चाहते जी। हर तरीके से कोशिश करेंगे कि बीजेपी सरकार को, यानी कह सकते केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। मगर देखने वाली बात यह है कि जब तक 4था लॉकडाउन खत्म होने पे आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो है कल उसकी समय सीमा खत्म हो जाएगी और शायद 5वां लॉकडाउन जो आएगा वो उसके अंदर कितनी बड़ी गाइडलाइन होगी और किस तरीके से कार्य होगा। मगर कांग्रेस पार्टी हर तरीके से मुद्दे को अपने हाथों में रखना चाहिए और जो प्रवासी मजदूर है, जो कांग्रेस बीजेपी सरकार से कह सकते हैं या मोदी सरकार से नाराज हैं, उनको अपनी तरफ करने की मुमकिन कोशिश की जाएगी। जी राजीव, 6 बड़ी भ्रांतियां उसमें गिनाई गई हैं। जो लेटर जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से उसमें 6 भ्रांतियां गिनाई गई हैं, जिसमें हाल ही में जो 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से जारी किया गया है उस पर भी तंज कसा गया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 2 महीने का लॉकडाउन हो गया है लेकिन अभी तक किसी को मदद नहीं पहुंची है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से केंद्र सरकार से या फिर कहीं राज्य सरकारों से जो कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें नहीं है जहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार हर तरीके से विफल नजर आ रही है, क्योंकि प्रवासी मजदूर और खासकर वो मजदूर जिनको सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े वादे जरूर किए गए थे कि 2 महीने का लॉकडाउन, 3 महीने का लॉकडाउन लगेगा, 2 महीने का लॉकडाउन लगेगा, कभी 21 दिन का बताया गया, मगर उनके अंदर ये कहा गया था कि मजदूरों को हर तरीके से सुविधाएं मिलेगी, खाने के लिए मिलेगा, रहने की दिक्कतें नहीं होगी। मगर जिस तरीके से जो धरातल पर जो देखने को मिला वो कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जितनी भी कोशिश की हो मगर वो विफल जरूर हुई है। तो इसी मुद्दे को कांग्रेस पार्टी अब हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और इसी को लेकर हर समय पर इसकी बैठक की जाएगी और ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से बीजेपी को घेरना है या फिर केंद्र सरकार को घेरना है। जी राजीव तिवारी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं और इस पत्र में उन्होंने निरंकुश तानाशाह और बेतुके निर्णय लेने वाला बताया है और तंज कसा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पत्र लिखकर अपने 6 साल का कार्यकाल का जो वाहवाही लोगों को सामने रखने की कोशिश की है, मगर ये जरूर है कि अब जब 6 साल पूरे हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसी मुद्दे को घेरने की कोशिश करेगा और उनके पास बैठे बिठाए लॉकडाउन का, यानी कहते हैं प्रवासी मजदूरों का जो मुद्दा मिला है
वो हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे, क्योंकि हर तरीके से राहुल गांधी ने पहले भी जो दो लॉकडाउन लगाए गए थे वहां पे भी उन्होंने कहा था कि जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है वो जनता के हित में नहीं है, लगता जनता के हितों में होना चाहिए था, यानी कि सुविधाएं जो दी गई थी। मगर लगातार तीसरा लॉकडाउन, चौथा लॉकडाउन और उसके अंदर विफल नजर आई है सरकार को कहीं ना कहीं। ये जरूर है अब हर तरीके से कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाएगी और लगभग 6 साल का मुद्दा जो उनके हाथ में लगा है कि 6 साल कार्यकाल केंद्र के हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में बैठे बैठा मुद्दा जरूर है। देखना होगा राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को कितना बुना सकते हैं और कितना जनता को सुविधाएं दिलवा सकते हैं। जी राजीव तिवारी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये पत्र ट्वीट किया है और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ युद्ध लड़ रही है मोदी सरकार और मरहम की बजाय उन्हें घाव दे रही है। तो इस तरीके से ये बड़ा जो हमला है वो कांग्रेस की तरफ से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के अवसर पर ये निशाना साधा गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है और इस बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम कहूंगा कि मोदी जी 1 साल हो या 6 साल, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी के नेतृत्व की उपलब्धि है विश्वसनीयता। मैं कोई कंपेयर नहीं करता। ये 6 साल में और 1 साल में मोदी जी आज कोरोना में भी उनकी विश्वसनीयता बनी रही। जो पीछे की सरकार थी जो आज ऊंची ऊंची बातें कर रही है वो विवादों में घिरी रही 10 साल, लेकिन मोदी जी की विश्वसनीयता बनी रही। आज पूरी दुनिया कोरोना में इनकी तारीफ कर रहा है। जहां तक मैं विभाग की बात कहूं तो मोदी जी ने मेरे जिम्मे जो विभाग दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और मोदी जी पहली बार किसानों की आमदनी दुगना करने के लिए एक संकल्प लिया और उस संकल्प के तहत कृषि मंत्रालय से हटा करके पशुपालन एक विभाग, पशुपालन और डेयरी, और दूसरा मत्स्य पालन रखा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर मैं मत्स्य पालन से शुरू करूं तो मत्स्य पालन में आज तक, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, 1947 से लेकर के 2014 तक हम केवल भारत की सरकार की ओर से 3,680 करोड़ ही, उसमें सीधा जिसको कहते हैं प्लान साइड में, प्लान में हमने पैसा खर्च किया 3,680 करोड़ 1947 से लेकर के 2014 तक। लेकिन मोदी जी ने आते ही इसको समझा कि पूरी दुनिया का मार्केट इतना बड़ा मार्केट है, तो मैं इसको कैसे, भारत में ऑप्शन है, हमारे पास 8,000 किलोमीटर समुद्र का छोर है, हमारे पास 22 लाख हेक्टेयर तालाब है, हमारे पास 31 लाख हेक्टेयर में रिजर्वायर है, हमारे पास 2 लाख किलोमीटर, लगभग 1.92 लाख किलोमीटर कैनाल और नदियों का छोर है, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन नहीं है। तो उन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन लाया 15 से लेके 20 तक के लिए, तो उसमें 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किया। और अभी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। वहीं भाजपा सांसद रवि किशन ने भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई हैं। इस दौरान पीएम मोदी की उन्होंने जमकर तारीफ की है। 2014 में मसीहा के रूप में ही आए, प्रभावित किए। हम तो सिनेमा में थे, मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त था, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी ऐसी बदली, गांव देहात की, किसानों की, इसकी सपने लोगों के पूरे होने लगे। गरीबी से किसानों को पेंशन, बीमा, शौचालय, सिलेंडर, माता बहनों को मुफ्त में मकान, ये सारी योजनाएं प्रधानमंत्री जी लाने लगे। हम प्रभावित होकर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और आज हम सांसद हैं गोरखपुर से।
इनकी फिर जब इनके साथ, जब इनके आदेश निर्देश के अनुसार हम काम करने लगे, पार्लियामेंट में जब इनका आशीर्वाद मिला, मुलाकात हुई, और जैसे इनका युद्ध स्तर पे काम, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क प्रधानमंत्री श्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने देखा, वो था 370 कश्मीर को आज़ाद करना, तिरंगा फहराना, ट्रिपल तलाक, राम जन्मभूमि जिसकी 500 साल से लड़ाई चल रही थी। ऐसे कठोर नियम और ऐसे नियम को लागू करने का जज्बा और वो जिगर जिसको कहते हैं, एक निस्वार्थ त्यागी कर सकता है, एक जो माँ भारती से प्रेम करता है। ऐसा ही त्यागी हो जिसको स्वयं कुछ नहीं चाहिए, वो उस धरती की सेवा जहाँ पर उसने जन्म लिया, उस तिरंगे की सेवा, वैसे प्रधानमंत्री का मैं सपना सुनता था, या ऐसे बारे में हम लोग सुनते थे, और वो हमको प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी मिले, और मेरा सौभाग्य। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने आज पंजाब की कैप्टन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीड घोटाले के मामले में आरोपी कंपनियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, और साथ ही मामला सीबीआई को सौंपने की मांग भी उन्होंने की है। ਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸੀਟ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾੜ ਸੀਟ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਟ ਲਿੱਤਾ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ, ਹੁਣ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਬਲਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੋਲੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾਲ ਸੀਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਸੀਟ ਵੇਚਤੇ ਉਹਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਟ ਵੇਚਤੇ। ਆ ਸੀਟ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਅਪ, ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਐਜੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਧਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ SIT ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੀਟ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਮੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਗੈਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, 5600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? क्योंकि नकलियां फैक्ट्रियां। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर के जानकारी दी है। कितनी रेल और कितनी बसें दूसरे राज्यों से आई हैं, उनमें कितने प्रवासियों को प्रदेश में अब तक लाया गया है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी है। पूरे देश में रिसीविंग स्टेशन के रूप में गोरखपुर में 250 से अधिक यानी 257 ट्रेनें जो है अब तक आ चुकी हैं, और 63 प्रतापगढ़ में 74, वाराणसी में 111 ट्रेनें आई हैं। इसके साथ साथ गोंडा में 69 ट्रेन आई हैं, बस्ती में 85 ट्रेन आई हैं, 99 ट्रेन देवरिया में आई हैं। काफ़ी संख्या में ट्रेन अब आ चुकी हैं और ये सिलसिला निरंतर जारी है। आज 28 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ रही हैं और अब कुल मिलाकर 1606 ट्रेनों के लिए अनुमति दी गई है, जो लगभग 22 लाख लोग इस चरण में रेलवे से आए हैं।
रेलवे से आने वाले लोगों के साथ साथ जो अभी बसों से आए हैं वो आंकड़ा अब जो है 8,000 बसों से लगभग 2.25 लाख लोग बस से केवल आ चुके हैं। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड यानी हमारे समीपवर्ती जनपद प्रदेशों से लोग बसों से निरंतर उनका सिलसिला आने का जारी है। हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में पीपीई किट घोटाले के मामले में स्वास्थ्य निदेशक अजय गुप्ता को राहत मिली है। कोर्ट में विजिलेंस गुप्ता का 5 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन जिला सत्र न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने यह कहकर उनकी मांग को खारिज कर दिया कि 10 दिनों में उन्होंने गुप्ता से क्या पूछताछ की है। ऑडियो क्लिप के अलावा विजिलेंस के पास गुप्ता के खिलाफ क्या सबूत है, इस पर विजिलेंस संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई और 2 लाख सिक्योरिटी और 2 लाख पर्सनल मुचलके और अन्य शर्तों के साथ उन्हें जमानत मिल गई। नहीं, आज अजय कुमार गुप्ता जी को अदालत ने जमानत मुचलका पे छोड़ दिया है ना। तो 2-2 लाख रुपए की इनकी जमानत और पर्सनल बॉन्ड पर आके इनको रिहा कर दिया है ना। सबूत नहीं दे पाई अदालत के समक्ष। नहीं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि कोई सबूत नहीं दे पाए। देखिए, ये इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस है ना। इट विल टेक इट्स ओन टाइम। जो भी तफ्तीश का काम है वो तफ्तीश एक दिन में तो हो नहीं सकती, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, लेकिन मुलजिम को इंडेफिनेटली अंदर करने का तो कोई औचित्य नहीं है। तो लिहाजा मुलजिम को जो है आज जमानत पे रिहा कर दिया गया है। सर, ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में तेजी से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसी को लेकर भाजपा विधायक राहुल नार्वेकर ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ठाकरे सरकार और बीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कोलाबा विधानसभा और पूरे मुंबई में ही टेस्टिंग कम की जा रही है। इस दौरान उन्होंने टेस्टिंग में लापरवाही का आरोप भी लगाया है। वहीं क्वारंटीन केंद्रों में जो लोग हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा भी उन्होंने आरोप लगाया है। यानी बीएमसी के क्लिनिक्स जो है वो दिन में केवल 4 घंटे चलते हैं। बीएमसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है फीवर क्लिनिक का, जो ओपीडी शाम को चलनी चाहिए। मार्च महीने से ये ओपीडी बंद है। कुल मिलाकर बीएमसी का जो कारोबार चल रहा है वो बहुत ही अयोग्य है और सामान्य नागरिक के हित में नहीं है। ऐसे अगर चलता रहा तो ये एपिडेमिक बढ़ने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। हम फिर एक बार यहाँ पे बीएमसी, महानगर पालिका आयुक्त, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सबको मिलकर यही दरख्वास्त करने आए थे कि लोगों के जान के साथ खेलना बंद करिए। ए वार्ड में, बी वार्ड में, सी वार्ड में टेस्टिंग ज्यादा करिए। टेस्टिंग ज्यादा करके जितने लोगों को संक्रमण हुआ है उन्हें जल्दी से जल्दी आप आइसोलेट कीजिए। हमारा दूसरा मुद्दा था जो CC1, CC2 फैसिलिटीज की गई है। यहाँ पे केम्को हाउस करके है, वहां पे CC2 फैसिलिटी बनाई गई है। उस फैसिलिटी में 40 लोगों को रखा है, एक ही बाथरूम है। एक टॉयलेट में 40 लोग, 40 पेशेंट जाते हैं, वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। खाने का कोई ठिकाना नहीं है, योग्य दर्जे का खाना नहीं मिलता। टिड्डी दल का खतरा बिहार में भी है और इसी को लेकर के बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सरकार टिड्डियों से सतर्क है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। टिड्डियों का जनक पाकिस्तान है, पाकिस्तान ही केंद्र है और पाकिस्तान से चलकर राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आने की सूचना मिली है जाकर। तो बिहार में टिड्डियों के संभावित प्रकोप से फसलों के बचाव एवं प्रबंधन हेतु हम लोग विभाग को अलर्ट किया है और कृषि विभाग टिड्डियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम जा करके, और इस संबंध में हम उत्तर प्रदेश के जो अपने कृषि मंत्री माननीय सुप्रताप शाही से हमने बात किया था जाकर के कि क्या हालात वहाँ पर है जाकर के, और जब जानकारी मिली कि वहाँ पर बेहतर व्यवस्था की गई है, किट प्रबंधन किया गया है और हमने अपने सीमाओं पर जो बिहार की सीमा उत्तर सटती है जाकर के उन सीमावर्ती जिलों में कैमूर, बक्सर, छपरा, गोपालगंज सीमान में जाकर के और वहाँ पर अपने अधिकारियों को छुट्टी भी रद्द हमने कर दी है जाकर के, और जागरूकता अभियान चलाने के लिए सभी विभाग के अधिकारियों को कहा गया है जाकर के कि दवा का इंतजाम कर लीजिए जाकर के। ऐसी परिस्थिति आती यदि है जाकर के तो दवा का इंतजाम,
तो विभाग के हमारे तमाम कृषि सलाहकार, किसान समन्वयक और आपके मतलब प्रखंड कृषि पदाधिकारी और पौधा संरक्षण विभाग हमारा है, तो प्लांट प्रोटेक्शन को भी आदेश दिया गया है। अगर सारे पदाधिकारी डेली समीक्षा हम लोग कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति भगवान न करे आए, यदि आता है तो उसके निपटने के लिए ड्रोन का व्यवस्था भी कर रहे हैं, ताकि हम जो मतलब स्पेयर जो संबंधित जो सैनिटाइजेशन जो करते थे हम लोग जैसा कर रहे हैं पूरे राज्य में जाकर कोरोना को लेकर के, तो उसी तरह से व्यवस्था बनाया है कि जरूर पड़ा तो खेतों में भी ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करने का काम करेंगे। किसान भाइयों वहीं यूपी के हमीरपुर जिले में भी किसानों को टिड्डी दल के हमले का भय सताने लगा है और पड़ोसी जनपद में 3 टिड्डी दलों के हमले के बाद किसान सचेत हो गए हैं। जिला प्रशासन भी टिड्डी दल से बचाव के लिए पहले से ही सतर्क है और कर्मचारियों को मुस्तैद किया गया है। 2 दिन पहले ही टिड्डी दल के जिले में आने की संभावनाएं हुई हैं और टिड्डी दल का रास्ता बदलने के लिए दमकल की गाड़ियां लगाई जा रही हैं और किसानों को तेज आवाज वाली वस्तुएं बजाने के निर्देश भी दिए गए हैं। टिड्डी दल का जो प्रकोप जो संज्ञान में आ रहा है, इस संदर्भ में जनपद हमीरपुर में विधिवत तैयारी कर ली गई है। कल भी कुछ संभावनाएं आने की थी। जिला प्रशासन की मदद से हमारे विभाग से अधिकारी कर्मचारी लग गए थे। क्षेत्रों में काफ़ी 50% किसानों को समझाया बुझाया गया है कि जो शोरगुल करेंगे, टीन बजाएंगे, डीजे अगर व्यवस्था वो कर लें और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मंगवा ली गई। सारी व्यवस्था उन्होंने कर लिया है। कल टिड्डी यहाँ पे नहीं आई थी। आज अभी जो पता चला ये झांसी की तरफ उसका लोकेशन है। फिर भी हम लोग जनपद में विधिवत तैयार हैं, पूरी सतर्कता बढ़ते हुए हैं। अगर ऐसे कोई अटैक होता है तो हम पूरी उसकी व्यवस्था करने में सक्षम हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के कारण मां क्षीर भवानी मंदिर में लगने वाला मेला इस बार नहीं लगा। यहां हर साल ज्येष्ठ अष्टमी पर विशाल मेले का आयोजन होता है और इसमें कश्मीरी पंडित मां क्षीर भवानी, जिसे मां राखन्या भी कहा जाता है, उनकी पूजन अर्चना यहां पर करते हैं। और 30 मई को ज्येष्ठ अष्टमी के पावन अवसर पर मेले का आयोजन होना था, लेकिन मंदिर में न तैयारी की गई और न ही मेला लगा, क्योंकि कोरोना संकट से देश जूझ रहा है और इसलिए देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे तो काफी हरियाणा के कैथल में गांव सोंगल में एक 35 वर्षीय युवक का कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना मरीज को इलाज के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भेज दिया और कोरोना संक्रमित के परिवार वालों को आइसोलेशन में रखा गया है। और आपको बता दें कि शुक्रवार को जिले से 5 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके चलते अब कुल संख्या 12 पर पहुंच गई है। टैक्सी ड्राइवर था पवन कुमार, गांव सोंगल से, जो मानस वालों को लेके आया था और किठाना का एक जितने पैसेंजर को लेके आया था, कुछ इसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट दुपेडी के भी थे, वो भी पॉजिटिव आए हैं और मानस का भी पॉजिटिव आया और ये ड्राइवर भी पॉजिटिव आया है। तो उसकी फैमिली को क्वारंटाइन करने के लिए हम यहाँ से फैमिली मेम्बर को लेके जाएंगे। वो ऑलरेडी हमने क्वारंटाइन किया हुआ है, आइसोलेशन वार्ड में है, उसको हम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। डॉक्टर जैसे मानस की रिपोर्ट वालों की रिपोर्ट तो पहले ही आ गई थी, इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। हमने उसी आधार पे, कॉन्टैक्ट के आधार पे इसको आइसोलेट किया हुआ था। तो टोटल संख्या कितनी हो चुकी है पॉजिटिव? टोटल संख्या हमारी इस समय तो 12 होगी जी। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार कोरोना संक्रमित मामले मिलते जा रहे हैं। गांव सोंगल में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसकी वजह से इलाके में लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने संभाल लिया है वहां पर मोर्चा और लगातार तमाम तरह के प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी ओर कोरोना लॉकडाउन के चलते बेजुबान पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की दिक्कतें भी हो रही हैं। ऐसे में हरियाणा के पलवल में पर्यावरण सचेतक समिति की ओर से एक अच्छी पहल की जा रही है। आपको बता दें कि गर्मी के मौसम में पक्षियों की भूख प्यास मिटाने के लिए समिति की ओर से खाली टीन के पीपों से घोंसले बना करके पेड़ों पर लगाए जा रहे हैं और दरअसल टीन से तैयार घोंसलों में दाना और पानी की व्यवस्था की जा रही है ताकि पक्षियों को एक जगह पर ही खाना मिल सके। और इस कड़ी में पर्यावरण सचेतक समिति के संयोजक आचार्य राम कुमार बघेल अपनी टीम के साथ बीमार और घायल पक्षियों का उपचार करने के लिए संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। सर, काफ़ी लंबे समय से लगभग 10 वर्ष हो गए हैं हम इन पक्षियों को, बेजुबान जानवरों को बचाने के लिए प्रयासरत हैं
हमारी पूरी टीम इस कार्य में लगी हुई है। अभी हमने पक्षियों के लिए घोंसले बनाए हैं और अब इन पक्षियों के लिए दाना और पानी रखने के लिए हमने जो खाली पीपे हैं उनको काट के यहीं पे हम उनको तैयार कर रहे हैं। और जो शहर के सार्वजनिक जगह हैं जहाँ पे हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, हम उन पे इन्हें लगाएंगे और उनके साथ ही इसमें दाना और पानी बराबर मात्रा में उनको मिलता रहेगा। ये मुहिम हमने काफ़ी लंबे समय से चला रखी है और हम लोगों से भी अपील करते हैं कि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। हमारे पास में अड़ोस पड़ोस से भी लोग जो पक्षी घायल हो जाते हैं उनको लेकर आते हैं और हम उनके उपचार में भी पूरा टाइम देते हैं, उन्हें प्रयास करते हैं कि वो बेजुबान बच जाएं। बाहर भी हमने अपने घर के बाहर भी एक टंकी टाइप जो हौदी जैसे बोलते हैं वो रखी हुई है, जिसमें जो गोवंश हैं वो बाहर बेचारा घूमते हैं या कुत्ते हैं घूमते हैं तो वो पानी पी सकें और अपना जो प्यास है उसको बुझा सकें। जो वेस्ट है आपने बताया कि जो शादी के कार्ड्स हैं कुछ। हाँ सर, जैसे घरों में कार्ड्स आते हैं शादी के निमंत्रण के और हम लोग जूते या चप्पल जो खरीद कर लाते हैं उनके जो डब्बे हमारे लिए वेस्ट रहते हैं, किसी काम के नहीं होते, तो उनको भी हम चिड़िया के घोंसले बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें आप कुछ भी खर्चा नहीं लगता, उसको काट के और सिंपल सा टेप लगा के हम उसको बना देते हैं जिससे पक्षी उसमें आराम से अपना घर बनाकर। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से हम पर्यावरण को बचाने के लिए कार्यरत हैं, आप भी आगे आएं और पर्यावरण बचाने के लिए प्रयास करें, सीखें और मदद करें। क्या क्या बनाते हैं? हम बॉक्सों में चिड़ियाघर के रहने के लिए घोंसला तैयार कर रहे हैं और पीपों को काट कर उनके दाना और पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं और जो मटके होते हैं उनको काट कर छतों पर रखने के लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, उन्हीं में दाना भी रख रहे हैं। तो गर्मी का सीज़न चल रहा है तो किस तरह से बचाव किया जाए इन पक्षियों का? जितने ज़्यादा लोग हमारे इस अभियान में जुड़ेंगे, पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतज़ाम करेंगे, उसी तरह से हम इस पर्यावरण को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण के साथ पक्षियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम करें, उतना ही हम इसको कामयाबी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।